हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वाट्स स्टडी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का सफाया करने वाले हैं, वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा 5वां क्या कह रहा है कि एक समीकरण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। ठीक है, यदि कर्ण 13 सेमी का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सवाल है आपका। तो हम इनको बहुत ही सिंपल तरीके से हल करते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं हल। अब देखिए यहाँ पर दिया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। तो कहने का मतलब अगर हम आधार को मान लेते हैं x, ठीक है, मैंने आधार क्या मान लिया, x मान लिया। तो प्यारे बच्चों इस हिसाब से ऊंचाई क्या होगा, आधार से 7 कम कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ऊंचाई मिल जाएगा। ठीक है, यही चीज कहा है ना कि त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। तो हमने आधार को मान लिया x सेमी। तो अगर हम आधार में से 7 को घटा देंगे, आधार में से 7 को घटा देंगे तो हमको ऊंचाई मालूम हो जाएगा। ठीक है, यही बात कहा है। तो चलिए ये हो गया। तो माना त्रिभुज की आधार, मैंने त्रिभुज का आधार मान लिया बराबर में x सेमी। ठीक, तब त्रिभुज का ऊंचाई बराबर में हो जाएगा x माइनस 7 सेमी। ठीक, अब देखिए हमको ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में एक आपका प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय। वो क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग, ये जो कर्ण है हमारा, इसका वर्ग बराबर में होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, ये हमारा होता है पाइथागोरस प्रमेय। मतलब AC स्क्वायर बराबर में हम लोग लिख सकते हैं AB स्क्वायर और प्लस में BC स्क्वायर। ठीक है, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पाइथागोरस प्रमेय से प्यारे वो क्या होता है, AC स्क्वायर बराबर में होगा AB स्क्वायर और प्लस में होता है BC स्क्वायर। ठीक है, अब हम AC स्क्वायर का मान है 13, इस 13 का स्क्वायर कर देते हैं। और AB स्क्वायर का मान है आपका, AB स्क्वायर का मान है x माइनस 7, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, x माइनस 7 का होल स्क्वायर। और प्लस में BC स्क्वायर का मान है x स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आपका इतना हो गया। अब इसको हल करिए। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 तिरहियम होता है 169, और x माइनस 7 का होल स्क्वायर है। तो इसको तोड़िएगा किसमें, a माइनस b का होल स्क्वायर के सूत्र में बैठाइएगा। ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक, इस सूत्र में हमको इसको बैठाना है। तो देखिए a की जगह हमारा है x और b की जगह हमारा है 7। तो ठीक इसी प्रकार बैठाइएगा। तो होता है a का स्क्वायर मतलब होगा x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो 7 7 होता है 49, फिर माइनस 2ab। तो 2 गुणे में 7 करेंगे तो 14 होगा, फिर गुणे में x हो 14x हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस में हो जाएगा x स्क्वायर इधर बगल में है। ठीक, अब इसका सिंपल से हल करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 169 बराबर में x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस 14x और प्लस 49, सभी को इधर लाइएगा।
तो ये हो जाएगा 169। ठीक है, अब ये 2x² इक्वल की साइड आएगा तो अपना चिन्ह चेंज कर देगा, तो -2x²। एक मिनट, मैं इसको ही उधर भेज दे रहा हूं। ठीक है, 169 को इस साइड भेजता हूं, तो कुल मिला के आएगा 2x² माइनस 14x और प्लस में 49 माइनस, ये देखिए 169 उस साइड जाएगा तो अपना ये प्लस का चिन्ह है और चिन्ह चेंज कर देगा, 169 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में, और कुल मिला के बराबर में होता है 0। ठीक, अब इसमें से इसको घटाइएगा, देखिए यहां से हो जाएगा 2x² माइनस 14x। अब 169 में से 49 घटाइएगा तो 9 में से 9 जाएगा 0, फिर यहाँ 6 है, 6 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 2, फिर यहाँ हो जाएगा 120। अब ठीक है, अब देखिएगा मैं इधर कर रहा हूं, अब इसमें सब में 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है, सब में 2 से भाग जाएगा, तो यहाँ से 2 में भाग देंगे तो यहाँ से बचेगा x², फिर यहाँ बचेगा 14 में 2 से भाग देंगे तो आएगा 7, तो -7x। ठीक है, फिर यहाँ से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 छक्के 12, 60 दूनी के होता है 120। ठीक, 60 आ गया बराबर में 0। अब इसका सिंपल सा हम क्या कर देते हैं, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये देखिए x² हो जाएगा, इसको हम 7x का 2 फैक्टर मतलब 60 का 2 फैक्टर करेंगे। कैसा फैक्टर करेंगे, 60 का 2 गुणनखंड निकालेंगे। कैसा निकालेंगे कि गुणा करने पे तो 60 आए, लेकिन अगर हम दोनों फैक्टरों को प्लस करें या फिर माइनस करने पे क्या आए, 7x आए। ठीक है, तो देखिए अगर हम 12 और 5 को लेते हैं तो 12 गुणे में 5 करेंगे तो होता है 60, और 12 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 7। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर क्या, 12x। कहने का मतलब 7x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 12x और प्लस में 5x और -60 बराबर में होता है 0। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए अगर हम -12x और प्लस 5x को करेंगे तो आएगा -7x। ठीक है, और 12 में 5 का गुणा किया तो आया 60। ठीक, अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x बाहर ले लिया मैंने, फिर बचा अंदर x और -12। ठीक, और यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे, प्लस का 5 कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x -12 अंदर बचेगा। अब एक बार हम ये जो कोष्टक में इसको लिखते हैं तो x -12 पहले कोष्टक में हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में बाहर वाला संख्या हो जाएगा x प्लस में 5 और बराबर में 0। अब हम इनको बारी बारी से 0 करते हैं तो x बराबर में हो जाएगा, यहाँ से x -12 बराबर में 0 हो जाएगा, और इधर से हो जाएगा x प्लस 5 बराबर में 0। नो प्रॉब्लम, यहाँ से हमारा x बराबर में -5 आ गया और यहाँ से हमारा x बराबर में 12 आ गया। ठीक, अब देखिए क्या पूछा है कि अन्य 2 भुजाएं। देखिए आधार तो माइनस में हो नहीं सकती, जो आधार है वो माइनस में तो हो नहीं सकती है, तो हम 5 को न लेके 12 को लेंगे, तो 12 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा। ठीक, और अगर ऊंचाई ज्ञात करना होगा तो 12 में से क्या 7 को घटाएंगे, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, 12 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 5। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, जगह कम है फिर भी मैं एडजस्ट कर रहा हूं। ठीक है, देखिए तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज की आधार, त्रिभुज की आधार कितना आया है, x का मान 12 सेमी। ठीक, और फिर इसके बाद लिखेंगे त्रिभुज की ऊंचाई क्या है पारे बाबू, है ऊंचाई आपका x माइनस में 7 है। ठीक, तो इस यहाँ पे x का मान रखेंगे 12 और 12 में से 7 घटा देंगे तो आएगा 5 सेमी। नो प्रॉब्लम, ये आपका हो गया। ठीक है, 5वां। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हाँ तो दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि प्रश्नावली 4.2 का लास्ट सवाल है। तो चलिए बहुत ही आसानी से इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं क्या कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है।
ठीक है, एक कुटीर उद्योग है, वहां एक दिन में कुछ बर्तन बनाता है, ठीक है। तो एक विशेष दिन यह देखा गया कि, क्या देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में, मतलब जो नग का निर्माण हो रहा है उसकी लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से दो गुने से 3 अधिक थी, ठीक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत ₹90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो ऐसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमें जो चीज नहीं मालूम रहता है उसे हम कोई चर राशि मान लेते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम चर राशि मानते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं बर्तनों की संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक, लिखेंगे माना बर्तनों की संख्या, नो प्रॉब्लम, हमने बर्तनों की संख्या मान लिया, कितना था, x था, ठीक। बर्तनों की संख्या हमने मान लिया x, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, ठीक है, लागत रुपए में। अब देखिए हम क्या निकालेंगे, नग, प्रत्येक नग की लागत, तब प्रत्येक नग की लागत क्या आएगा प्यारे बाबू, यहां पर दिया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से 2 गुना। तो बर्तनों की संख्या हमारा x है, इसका हमने कर दिया 2 गुना, मतलब 2 का गुणा कर दिया, 2 गुना हो गया। 2 गुने से 3 अधिक थी तो 3 प्लस कर देंगे, ये हमारा आ गया प्रत्येक नग की लागत, ठीक। क्या आ गया, प्रत्येक नग की लागत 2x + 3। अब क्या दिया है कि कुल निर्माण लागत, तो प्यारे बच्चों अगर बर्तनों की संख्या x है, हाँ, और लागत, प्रत्येक नग की लागत हमारा 2x + 3 है, अगर हम इनका गुणा इसमें कर दें तो हमारा कुल निर्माण लागत आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो लिखेंगे क्या कि यहाँ पर लिखेंगे बर्तनों की संख्या गुणे में प्रत्येक नग की लागत बराबर में कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत, ठीक। ये होगा कि नहीं होगा, जितना बर्तन बना हुआ है और हर एक बर्तन का दाम मालूम है। अगर हम, जैसे मैं बोलूं, जैसे मैं इसका बोलूं, ठीक है, ये मान लो 2 मार्कर है, ठीक, 2 मार्कर है मेरा, और हर मार्कर का हमको मूल्य मालूम है 10 रुपया, ठीक है, हर मार्कर का मूल्य मालूम है 10 रुपया। तो इनका कुल गुणा कर देंगे तो 2 मार्कर का कुल मूल्य आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो उसी प्रकार मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि बर्तनों की संख्या हमको मालूम है और प्रत्येक नग का लागत हमको मालूम है, मतलब जो प्रत्येक बर्तन का मूल्य है उसका मूल्य मालूम है, तो हमारा कुल निर्माण का लागत कितना बनाने में पूरा पैसा खर्च हुआ वो आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर गुणा करते हैं। तो x है बर्तनों की संख्या और गुणे में है 2x + 3 प्रत्येक नग की लागत, ठीक, और बराबर में है 90 पूरा पैसा खर्च हुआ है। अब इनका गुणा कर देते हैं, x² हो जाएगा 2x² और प्लस में हो जाएगा 3x और बराबर में हो जाएगा 90, सिंपल सा।
तो यहाँ से हो जाएगा 2x² प्लस 3x और -90 और बराबर में होगा 0। ठीक, अब ये आपका द्विघात समीकरण है, इसको सिंपल से हल कर देंगे। मैं इधर करता हूं, जगह नहीं है। देखिए अब हमको देखिए 90 का गुणा करेंगे सबसे पहले 2 में, तो 90 गुणे में होगा 90 दूना के होता है 180। ठीक है प्यारे बाबू, 180 का गुणनखंड करेगा। कैसा गुणनखंड कि अगर गुणा करे तो 180 आ जाए और दोनों का प्लस या माइनस करे तो क्या आ जाए, एक बीच वाली संख्या आ जाए। तो ऐसा दो गुणनखंड हमको क्या है, 15 मिलेगा और 12 मिलेगा। ठीक है, अगर हम 15 और 12 का गुणा करेंगे तो होगा 180 और 15 में से 12 को घटाएंगे तो आएगा 3x। ठीक है, तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 3x के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 12x 15x माइनस 12x। ठीक है, तो लिखते हैं, तो यहाँ हमारे देखिए 2x² हो जाएगा और 3x की जगह हमको क्या लिखना है, 15x माइनस 12x। ठीक है, लिखते हैं 15x और माइनस 12x और इसके बाद है -90। ठीक है, तो -90 मैं लिख देता हूं बराबर में 0। अब इसमें से कॉमन लेते हैं, तो यहां से हमारा कॉमन हो जाएगा x। ठीक, तो यहाँ होगा 2x और प्लस में 15 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से हम माइनस कितना लेंगे कॉमन, 6 लेंगे कॉमन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 2x और यहाँ हो जाएगा 15, 6 का 90 होता है बराबर में 0। अब देखिए 2x प्लस 15 एक कोष्टक में लिखते हैं 2x प्लस 15। ठीक है, और दूसरे कोष्टक में लिखते हैं जो बाहर है x माइनस 6 बराबर में 0। अब देखिए 2x प्लस 15 बराबर में 0 करेंगे, फिर x माइनस 6 बराबर में 0 करेंगे। तो यहाँ से हमारा x बराबर में हो जाएगा 6 और यहाँ से हमारा x बराबर में हो जाएगा -15 और बटे में 2। तो ये हमारा ऋणात्मक है तो इसको नहीं लेंगे, धनात्मक को लेंगे। तो हमारा बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगा, बराबर में 6 और प्रत्येक नग की लागत कितना आ जाएगा, अगर हम यहाँ पर x की जगह हम क्या रखेंगे, 6 रखेंगे तो 2 गुणे में 6 हो जाएगा और प्लस में 3, तो 2 छक्के 12 3 15 हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक नग का लागत 15 हो जाएगा। ठीक, और अगर हम बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग का लागत आपस में गुणा करेंगे तो 15 छक्का 90 कुल निर्माण लागत आ जाएगा। आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। आप इसको प्रॉपर लिखिएगा कि प्रत्येक क्या बर्तनों की संख्या बराबर में 6, नीचे लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। और लिखिएगा कि प्रत्येक नग का लागत ₹15। ठीक है, हाँ तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।